आपने सास बहू की नोक-झोंक तो देखी ही होगी, पर बिहार के पटना में एक ऐसा घर है जहाँ पर सास बहू के बीच में बेहद प्यार था। पर क्या वो प्यार सच में था या फिर सिर्फ दिखावटी था? चलिए देखते हैं। रेखा अपनी बहू नीतू के साथ रहा करती थी। नीतू काफी सुंदर और सुशील थी, लेकिन जैसे पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार नीतू में भी एक कमी थी। वो कमी थी उसकी आंखें। नीतू आंखों से अंधी थी, लेकिन उसको भगवान ने महसूस करने की क्षमता दे रखी थी। ऐसे ही एक दिन, पता नहीं अरुण ने इसमें क्या देखा जो इसको शादी करके घर ले आया। आंखों की अंधी होने की वजह से ना तो ये घर पर कोई काम करती है और ना ही किसी भी काम में मेरी मदद करवाती है। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पाप किए होंगे, तभी इस जन्म में मेरी बहू बनी है। रेखा खुद से बातें कर रही थी कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज आती है। जीजी, ओ जीजी, अरे हम कहते हैं कहाँ हो? ये आवाज तो रीता की लग रही है। इसका मतलब है कि रीता यहाँ आई है। हे भगवान, अब यहाँ काहे आई? साला एक काम समाप्त नहीं होता है कि काम बढ़ाने के लिए आ जाते हैं पड़ोस के लोग। रीता की आवाज सुनकर रेखा बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी पड़ोसन उसके दरवाजे पर हाथ में कटोरा लिए खड़ी है। का हो रीता बहन, हाथ में कटोरा काहे लिए खड़ी हो? घर में फिर से खाने का कमी पड़ गया है का? नहीं जीजी, घर में खाना का कमी नहीं पड़ा है। सब कुछ बराबर हमारे घर में है। और वो कहाँ है ना, बहुरिया पेट से है, तो वो को तो के हाथ का कुछ अच्छा खाए का मन करत है। यही खातिर हम तोहरे पास आए हैं। अब बता दो, का बनाई हो घर में? अब का बताए रीता, तुम तो जानते ही हो ना, हमारी बहू अंधी है और जिसके घर में बहू अंधी होवत है ऊका घर में कितना काम रहता है। अगर तोहरे घर में कचू है तो दे दे। रेखा रीता से बातें कर रही थी, तभी पीछे रेखा की अंधी बहू नीतू अपना हाथ पकड़े आती है। उसके हाथों से काफी खून निकल रहा था। माँ जी, मेरा हाथ कट गया, माँ जी। रेखा पीछे पलटती है तो वो देखती है कि नीतू के हाथों से काफी खून निकल रहा है। हे भगवान, बहू ये तेरे हाथों में कैसे लग गई? माँ जी, आप यहाँ बात कर रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर के बर्तन धो दूं, पर मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या था। मैंने जैसे ही बर्तन उठाया वैसे ही मेरा हाथ कट गया। ए जीजी, बहुरिया के हाथ से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है। आओ जरा इको दवा कर दो। और हाँ, खाना का चिंता तुम मत करना, हम है ना, हम आपका खाना बना देंगे। रेखा रीता की बात सुनकर अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है और उसकी पट्टी करवाकर अपने घर ले आती है। उसके आते ही रीता उसके घर में खाना भिजवा देती है। बहू, आज के बाद कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना। अरे तुम ये कैसे भूल जाती हो कि तुम एक अंधी हो और अंधे लोग कभी भी काम नहीं करते हैं। मैं करती हूँ घर का काम। माँ जी, मैं मानती हूँ कि मैं अंधी हूँ, लेकिन मुझे सब चीजें महसूस होती हैं। और तो और मैं किसी पर भी निर्भर नहीं होना चाहती हूँ। हाँ हाँ, चल अब अपनी सास को दुनियादारी मत सिखा। बहुत दुनिया देखी है मैंने। वैसे आज खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? माँ जी, आप मेरा फायदा उठाकर लोगों को ठगना छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। रेखा अपनी बहू की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन नीतू साड़ी लेने एक दुकान पर जाती है। जैसे ही वो दुकान में जाती है, वैसे ही वहीं से गुजर रही रेखा उसको दुकान में जाते हुए देख लेती है। भैया, ये साड़ी कितने की है? बहन जी, ये साड़ी। दुकानदार ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ रेखा आ जाती है। बहू, तू ठीक तो है ना? तू यहाँ कैसे आ गई? मैं आ रही थी ना तेरे पास। पर माँ जी। बस बहू, बहुत दिखा ली तूने नाराजगी, अब नहीं। अरे बहन जी, ये साड़ियों की दुकान है, आपका घर नहीं। ये यहाँ साड़ी पसंद कर रही है, लेकिन आप हैं कि? अरे बेटा, ये साड़ी पसंद तो तब करेगी ना जब ये साड़ी को देख सकेगी। ये देख नहीं सकती है और इसने मुझे कहा कि साड़ी दिलाने को, पर मैं उस समय इसके साथ आ नहीं सकी और देख ये गुस्से में यहाँ आ गई। लेकिन माँ जी, मैं यहाँ। हाँ, मैं जानती हूँ तू यहाँ गुस्से में आई है। अच्छा बेटा, जरा मुझे बताना इसने कौन सी साड़ी पसंद की है? ये वाली है माँ जी। अच्छा, तो इसने सीधा बड़ी चीजों पर हाथ मारा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तेरी सास हूँ और सास तो सास होती है। बेटा, ये साड़ी हम ले नहीं सकते, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इस साड़ी को ले सके। मैं तो खुद इसकी छोड़ी हुई साड़ियाँ पहनती हूँ।
चल बहू, इतनी महंगी साड़ी हम नहीं ले सकते। पर माँ जी मैं। हाँ बहू, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई है। अरे रुकिए माँ जी, ये साड़ी आप ले लीजिए और इस साड़ी के साथ अपने लिए भी एक साड़ी ले लीजिए। छोटू जरा साड़ी पैक कर दे। रेखा उस दुकानदार को ठग लेती है और दुकान से अपनी बहू को बाहर लेकर जाने लगती है। माँ जी मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप लोगों को इस तरह ठगा मत कीजिए। भले ही मैं अंधी हूँ, लेकिन मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। एक आप एक ही जानबूझकर वहाँ आ जाती हो जहाँ मैं जाती हूँ, वो भी इसीलिए ताकि आप सामने वाले इंसान को ठग सके। हाँ तो गलत क्या करती हूँ मैं? तू तो मेरे बेटे की कमाई को इस तरह हवा में उड़ाती रहेगी। वो दोनों आपस में बहस करते हुए जा रहे थे कि तभी उनकी बातें एक फल वाला सुन लेता है और वो उस समय कुछ नहीं बोलता। अगले दिन जब रेखा उसकी दुकान पर फल लेने आती है तो रेखा कहती है, भैया ये फल कैसे दिए? अरे दीदी, आपका जो मन हो ना आप ले जाओ। मतलब? अरे मेरा मतलब तो ये है दीदी कि आप जैसे लोग जितना फल मुझसे लेके जाते हो ना, उतना तो मैं भिखारियों को दान में दे देता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने आपसे फल का रेट पूछा है और आप ये मुझे क्या बोले जा रहे हैं? अरे आप किसी को भी दान करो, मुझे क्या? मुझे तब बोलना जब मुझे दान करे। हाँ दीदी, मैं तो आपको फल दान ही कर रहा हूँ। अरे आप ही वो हो ना जिसकी बहू अंधी है और उसके अंधेपन का आप फायदा उठाती रहती हो। बेचारी आपकी अंधी बहू, उसका तो समझ में आता है मुझे, लेकिन आप मुझे समझ में नहीं आती। आप तो अपनी बहू के सहारे लोगों से सही ठगी करती हो यार। अरे आप यहाँ मुझे ठगने आ गई? हाँ रेखा उस फल वाले की बात का जवाब नहीं दे पाती और अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। अरे अरे दीदी, आप नजरें झुका के क्यों खड़ी हो? अरे चिंता मत कीजिए आप। अरे मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जितना सामान हमारे यहाँ से ले जाती हो उतना तो मैं गरीबों में भिखारियों में बांटता ही रहता हूँ। तो ले जाओ, मैं भी ये सोचूंगा किसी भिखारी को दान दे दिया। उठा लो इनमें से जो उठाना है आपको, ले जाओ अपने घर। रेखा की आंखें आंसुओं से भर आती है और वहाँ पर नीतू अपने हाथ में पैसे ले आती है और फल वाले को देती है। देखिए भैया जी, मैं आपको देख तो नहीं पा रही हूँ। हाँ मैं आपसे इतना जरूर कहूँगी कि इंसान चाहे कुछ भी करे, उसको बोलने का अधिकार ना तो आपको है और ना मुझे। और मेरी माँ जी भले ही लोगों को ठगती हैं, पर वो आपको ठगने नहीं बल्कि पैसों से फल लेने आई थी। इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप मेरी सास पर इस तरह उंगली उठाएं। और हाँ, मेरी सास ने किसी भी दुकानदार को नहीं ठगा है, उन्होंने साड़ी वाले के पैसे भी दे दिए। विश्वास ना हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, इसलिए आइंदा किसी पर उंगली मत उठाना। नीतू अपनी सास को वहाँ से ले जाती है। आज रेखा को खुद की गलती पर काफी पछतावा होता है, इसीलिए वो अपनी बहू से माफी भी मांगती है। बहू मुझे माफ कर दे, जानकर मैंने लोगों को ठगा, तेरे अंधे होने का फायदा उठाया। कोई बात नहीं माँ जी, गलतियाँ तो अक्सर इंसान से ही होती है, हम कोई भगवान थोड़ी ना है। और आपको पता है जब हम घर आए थे तब मैं उस दुकान पर दोबारा गई थी और मैंने उसको उसके पैसे दे दिए, आपकी साड़ी के भी और मेरी साड़ी के भी। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर रेखा अपनी बहू को गले से लगा लेती है और फिर कभी ऐसा न करने का वादा अपनी बहू को देती है।